नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों अब वीडियो देर से बन रही है, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक वो सारे जो भी प्रोमिनेंट जो एडिटोरियल हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कल के कंटेंट पे जिस तरह से आप लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ दी, मैं लोगों का नाम बता दूँ। पाइप ब्लॉग जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि सर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जिसके माध्यम से मैं डेली कुछ ना कुछ नोट्स आपको भेजूँगा। तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए और अपना नाम बता दीजिएगा कि टेलीग्राम पे आप किस नाम से हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पाइप ब्लॉक करके हैं। उसके बाद मैं आपको पर्सनली जो है मैसेज करूँगा, उस पर जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी नोट्स रहेंगे आपके पास, आप भेजिएगा। और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस एफर्ट के लिए। उसके बाद हैं स्वीटी सिंह जी हैं, आज जिन्होंने बहुत ही अच्छा विचार दिया है और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस जैसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, जो कल का लेख था। उसके बाद नागर एकेडमी जी हैं, उन्होंने भी चिंता जताई, अपने विचारों के माध्यम से बताया कि सर किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में कजाकिस्तान में मौत हो गई, उसके बाद आपको पता जब वहाँ जांच नहीं हुई तो ये तो अपने देश में मरे हैं। उसके बाद हैं संगीता माझी जी, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस मतलब जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर इनको मारा गया। उसके बाद हैं अनुराग मूंद, और भूपेंद्र जी ने भी बहुत अपना अच्छा कम्प्लीमेंट दिया है। और राम मूंद हमसे पूछे कि सर मेरा एसआई का इंटरव्यू है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आपने एसआई सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ज़्यादातर स्टडी करिए। ठीक है, स्टडी का मतलब ये होता है कि नई नई चीज़ें, जो भी एडिटोरियल तो मस्ट है। सर आप एडिटोरियल पढ़ें, क्योंकि सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेगा उसे पता है कि जब बंदा यहाँ तक आया है क्वालिफाई करके तो ज्ञान की कमी नहीं है, पर इनका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है, इनके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी इनकी कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, कहीं डिस्टर्ब माइंड की तो नहीं है, या फिर अचानक अग्रेसिव तो ऐसा नेचर नहीं है कि अग्रेसिव में आ जाएं। ठीक है, मतलब कमांड कुछ और करना पड़े, वहाँ पे सोच विचार नहीं रहे, सीधे आदेश दे दिए कि भैया अटैक करो, जनरल डायर वाला हाल तो नहीं कर देंगे। तो ऐसे में क्या है कि ना, सुबह उठिए, आप आधे घंटे या 1 घंटा जो भी हो आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। उसके बाद पढ़ने बैठिए, कम से कम 3 घंटा लगातार पढ़िए। आपके अंदर एक नए विचारों का संचार होगा। और उसके बाद जो भी क्वेरी होगी, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप टेलीग्राम पे आके अवश्य पूछें। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे लिखा है निशिकांत दुबे जी का जो आज एडिटोरियल है जनसत्ता का, यहाँ लिखा चीन का जवाब है आत्मनिर्भर भारत। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है भारतीय सेना के जवानों पर चीन के निर्दयतापूर्ण, कायरतापूर्ण और पूर्व नियोजित हमले से हमारे वीर 20 बहादुर जवान लड़ते हुए शहीद हो गए और इसे भारत कभी भी नहीं भुला सकता। अब समय आ गया है कि हमारे महान देश का हर एक नागरिक हमारी सेना के साथ खड़ा हो और सरकार ये सुनिश्चित करे कि विश्व हमारी एकजुटता का संकल्प रखे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि किस प्रकार से बिलैटरल डायलॉग के नाम पे हमारे देश के जवानों को बुलाया जाता है। उसके बाद पीछे से जिस प्रकार से हमला किया गया, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और जिस कायरता का परिचय दिया है चीन के सेनाओं ने, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। चीन का इतिहास विश्वासघात से भरा है। यह हमेशा अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करना चाहता है और किसी न किसी बहाने से इसे हथिया लेता है। पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस तरह से डोकलाम जैसे मुद्दे पर हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना जैसे देश को बैक फुट पे कर दिया, वो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और डोकलाम जैसे मुद्दे के बाद जिस तरह से चाइना जैसा देश निराश हुआ, इससे जो हमारे अन्य पड़ोसी देश थे, या फिर कहें वो देश जो पहले से ही साम्राज्यवाद की नीति से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं चाइना जैसे देश के हाथों से, वो एक उम्मीद की किरण नज़र आई भारत जैसे देश के साथ। तो ये जो साख हमारी जो वैश्विक स्तर पर बन रही है, जो पहचान वैश्विक मंचों पर दिया जा रहा है, इसे बनाने के लिए हमें आपको भारत जैसे देश के साथ, अपने देश के साथ, अपने लोकतंत्र जैसे देश के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हैं
जो अभी भी क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को लोग गाली गलौज तक दे रहे हैं यूट्यूब जैसे चैनलों पर। तो ऐसे लोग हमें बहिष्कार करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, ठीक है, सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करिए। हालांकि इसने पिछले 30 सालों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है, लेकिन राष्ट्र के रूप में इसका दर्जा घटा है और अब राष्ट्रों की वैश्विक समिति के एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दुख की बात है कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था और आकार वाले देश ने अपने लगभग हर पड़ोसी पर धौंसी जमाया है। आप देख सकते हैं ताइवान, थाईलैंड, वहाँ आपका तजाकिस्तान बगल में है, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के देश हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब पाकिस्तान भी इस चीज़ को समझ चुका है। तिब्बत बहुत दूर मत जाइए, तिब्बत का क्या हाल है, उन्हीं के देश के लोग किस प्रकार से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई इस देश में शरणार्थी बने बैठा तो कोई इस देश में, और सबसे ज़्यादा शरणार्थियों की संख्या अगर तिब्बत जैसे देशों के लोगों की तो भारत जैसे देश में है। भारत के संदर्भ में चीन ने हमारी सीमा के संबंध में लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत द्वारा उठाए गए सतत और परिपक्व कदमों को मानने से इनकार कर दिया है। इसने बहुत से क्षेत्रों की विवादित सीमा के नक्शे का आदान प्रदान भी नहीं किया और इसका उपयोग भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ करने के लिए किया है। इसने भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है। सोचिए, मतलब जो हमारा इस समय कन्फ्रंटेशन चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना जैसे देश के साथ, पाकिस्तान जैसे देश के साथ, नेपाल जो हमारे रहमो करम पे जीता था, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। लिम्पुआधुरा, काला पानी, लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को अपना विजित क्षेत्र मानकर बैठा है। तो दोस्तों, यदि इस समय हम यूनाइट नहीं होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे जाति धर्म के नाम पर, तो हमारा अभी जो एक है ना 28 स्टेट वी हैव एंड 8 यूनियन टेरिटरी वी हैव, ये ख़त्म हो जाएगा। देर नहीं लगता है पाकिस्तान बनने में, बांग्लादेश बनने में, अफ़गानिस्तान बनने में। ये सब एक समय था जब अखंड भारत का रूप हुआ करता था, ठीक है। उसे हथियार तथा वित्तीय मदद दी। चीनी हथियारों का इस्तेमाल नेपाल के माध्यम से वामपंथी चरमपंथियों द्वारा भी किया गया और इसने पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल गलियारा खड़ा कर दिया। इस गलियारे में आने वाले खनिज प्रधान क्षेत्रों को दशकों से बाधित किया गया है, जिसके कारण भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और बेरोजगारी अधिक हो रही है। तो मतलब ये एक जीवन में बात याद रखिएगा, यदि आप पहले किसी के मित्र हैं, ठीक है, और किसी कारणवश मित्रता में किसी प्रकार की अनबन बैठी और आपने विचार विमर्श नहीं किया, आप जाकर शत्रु से आप मित्रता कर बैठे, तो मैं मानता हूँ कि जो आपका उद्देश्य होगा वो उसी का उद्देश्य होगा। पर जो व्यक्ति उस शत्रु जैसे मित्र के पास जाएगा ना, वो कभी वो इज्जत सम्मान नहीं देगा, क्योंकि कल को जब आएगा ना तो पहला नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है जो पहले मेरा शत्रु था वो मेरा मित्र है और दोनों मित्र बन के इसे दबा देंगे, तो इतिहास गवाह है जयचंद का क्या हाल हुआ था, ठीक है। ऐसे वर्तमान महामारी में साफ दिख रहा है कि अधिकतर प्रवासी श्रमिक इसी गलियारे में रहते हैं और यहाँ तक साफ देखा जा सकता है कि इस अशांति से क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक बढ़ी है और आर्थिक क्षति हुई है। संक्षेप में, चीन ने दोहरा खेल खेला। एक और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के साथ ही इसने भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उकसावे के माध्यम से हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंधों पर बहुत अधिक समय दिया है। उन्होंने चीन का वाकई कई बार दौरा भी किया और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध स्थापित करने की लगातार मंशा भी दिखाई है। भारत के लोगों में चीन के लोगों के लिए कोई देशपूर्ण भावना नहीं है। दोनों राष्ट्रों का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों तथा पारस्परिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय लोग चीन के साथ अच्छे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध चाहते हैं, लेकिन यह देखा जा सकता है कि चीन की सरकार और उसके सैन्य औद्योगिक परिस्थितियां अत्यंत भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते। तो आप लोग थोड़ा सा विचारों के माध्यम से कोशिश करिएगा इस चीज़ को क्लियर करने का, स्पष्ट करने का। क्या कहीं कहीं आपको नहीं लगता है कि चीन इस समय बौखलाया हुआ है? जिस तरह से तमाम देशों ने वैश्विक मंचों पर जाकर चाइना जैसे देश को उसकी औकात याद दिलाने के लिए लोगों ने एकता प्रदर्शन किया,
जिस शक्ति का प्रदर्शन किया आपको पता है, क्योंकि जो समस्याएं पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई हैं कोविड-19 की वजह से, उसका पूरी तरह से जिम्मेदार चाइना जैसा देश है। और कई जगहों पर उसका बायकॉट किया गया, विरोध किया गया उसकी नीतियों का, उसके प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे में क्या है, वो कहीं न कहीं ये दिखाना चाहता है, और जो उसका गुस्सा है वो भारत जैसे देश के साथ वो करना चाहता है कि भारत जैसे देश को यदि मैं ये कर सकता हूँ तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। पर भैया ऐसा कि नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। आप क्या सोच रहे हैं कि आज की जो गवर्नमेंट है, एक ज़माना था जब मैं नेहरू जी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए उस समय 1962 में हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें नहीं थी यार। उस दौर में खाने पीने के लिए हमारे यहाँ संकट था। अंग्रेज़ और जो मुग़ल थे पूरी तरह से भारत जैसे देश को निचोड़ लिए थे, और निचोड़ने के बाद जो बचा कुचा था उसी में लोग जीवन निर्वाह कर रहे थे। पर धीरे धीरे हमने अपने आप को सशक्त किया, मजबूत किया। पर यदि आपको लग रहा है कि हम 1962 वाले हैं तो आप गलत हैं। आज हर भारतीय के अंदर वो जज्बा है कि यदि देश के प्रधानमंत्री कह दें कि मुझे तत्काल आवश्यकता है वॉलंटियर का या फिर कहें एज ए सोल्जर का, तो लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। और हमारे देश की जो बहनें हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। वो जिस तरह से सर्विस दे रही हैं, जब आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य सेवाओं में जिस तरह से जा रही हैं, ये एक मिसाल है। ऐसी बहनों के लिए मैं नमन करता हूँ। उसके बाद है चीन की रणनीति और मंशा को देखते हुए अब समय आ गया कि भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने का काम करे। इस बारे में कई उपाय और विकल्प प्रक्रियाधीन है। फिर भी मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मदों के आयात सहित चीनी आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए जनता का आह्वान का समर्थन करता हूं, जिसमें भारत ने पिछले वर्ष लगभग 400 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। इनमें से अधिकतर वस्तुओं का निर्माण मूलतः चीन में हुआ था। चीनी कंपनियों ने भारतीय बाजार में मोबाइल फ़ोन और अन्य वस्तुओं का अग्रणी खिलाड़ी बनते हुए दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। कल एक न्यूज़ देख रहा था मैं, उसमें लिखा कि जिस तरह से हमारे देश के लोगों ने बहिष्कार किया, तमाम जगहों पर देखे होंगे आपने, टीवी मोबाइल फेंक रहे थे और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स शुड बी बैन इन इंडिया, इस तरह के स्लोगन ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेंड कर रहे थे। पर आपको पता है कई चाइनीज़ स्मार्टफोन आए, लैपटॉप आए, जो मतलब कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो भैया कुछ लोग ऐसे भी हैं, बस कहते हैं। और कभी कभार ये ना, आप लोग भी बताइएगा कि इस पे ज़रूर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। किसी चीज़ का बहिष्कार करने के बजाय ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, अपने बाज़ार को, अपने उत्पादों को। चाइनीज़ प्रोडक्ट रहने के बावजूद हमारा प्रोडक्ट उनसे इतना बेहतर हो, इतना उम्दा हो कि लोग पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी हमारे उत्पादों को दें। तो ऐसा भी तुम्हें पहले बनाना चाहिए। क्या मतलब है? जापान जैसा देश, आपको पता है जापान में जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, तो उसने कभी ऐसा नहीं किया कि फलाने का प्रोडक्ट जो है बैन करो, इनका प्रोडक्ट बैन करो, ये ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। उसने पहले जो प्राथमिकता दिया अपने लोगों के ऊपर दिया, अपने प्रोडक्ट्स पे दिया। इतना बेहतर बनाइए कि अन्य देशों के जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता से बेहतर हो हमारे देश का उत्पाद। और आज देखिए जापान में पहली प्राथमिकता जापानीज़ उत्पादों को दिया जाता है। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान या आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम मजबूत विनिर्माण क्षमता का विकास नहीं करते, सेवाओं के साथ वस्तुओं का अधिकतर निर्यात नहीं करते, तब तक हम अपनी जनता की कल्याणकारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत को ऐसे ही आयातित वस्तुओं की बड़ी मात्रा में स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए घटकों पर सीमा शुल्क क्रमशः आधार वर्ष से 10% से 4 बढ़ाकर चौथे वर्ष तक 40% तक करना चाहिए। भारत में निर्माण घटक को बढ़ावा देगा। पूर्ण आयातित उत्पादों के लिए मूल सीमा शुल्क को आधार वर्ष में 75% तक बढ़ाना चाहिए और चौथे वर्ष तक इसमें बढ़ोतरी कर 100% तक किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आयातक भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने में 3 वर्षों का उपयोग कर सकें। मदों के उत्पादन के लिए मशीनरी पर सीमा शुल्क आधार वर्ष में 10% पर रखा जाना चाहिए और इसके बाद प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए, ताकि उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके।
इस टॉपिक को आराम से ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा आयातक, असेंबलर और विनिर्माता की परिभाषा को तत्काल स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में ऐसा कोई सरकारी वर्गीकरण नहीं है। परिभाषा के अभाव में सभी आयातकों, सिस्टम इंटीग्रेटरों को गलत ढंग से विनिर्माता के रूप में चित्रित किया जाता है। इस प्रकार वे गलत ढंग से सभी आयातित उत्पादों को मेड इन इंडिया के रूप में बेचते हैं। आयातक का असेंबलर आयातित उपकरण को केवल स्टिकर बदलते हैं और इसके बाद इसे भारत में निर्मित घोषित करते हैं। इसी तरह असेंबलर सेमी नॉक्ड डाउन स्थिति में वस्तुएं आयातित करते हैं और स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के उपरांत इसे भारत में निर्मित घोषित करते हैं। आपको बता दें, हाँ, जो रिलायंस का एक सेल फ़ोन आया था, हो सकता है आप लोगों के परिवार में भी हो, जियो का सेल फ़ोन था। 500 रुपया कहीं कहीं था, देने के बाद आपको सेल फ़ोन मिलता था, उसमें सिम भी इनबिल्ट थी। कहीं कहीं जगहों पे 1000-1500 था। और दोस्तों, एक घटिया नंबर का सेल फ़ोन था। मैं मानता हूँ आपने ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाया सेल फ़ोन, पर आज भी मार्केट में दोस्तों 1000-1200 का उम्दा एक नंबर का फ़ोन आ रहा है। पर जियो ने अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपना सिम उसी के माध्यम से बेचने के लिए किस प्रकार से 500 का लालच देकर पूरी तरह से जो इसका निर्माण किया गया था, और चाइना जैसे देश में किया गया था। और ये लोग बात करते हैं वी शुड बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट। पहले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें ये दिखाना चाहिए कि हम तो भाई छोटे मध्यम परिवार के लोग हैं, हमारे बैन करने से क्या होगा। सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए, रोक देना, वहाँ पे बॉर्डर पर सील करे, सारे जितने भी इकोनॉमिकल उसके साथ ट्रीटियाँ सब ध्वस्त करे, बंद करे। फिर किसी चीज़ का मतलब नहीं कि नहीं भैया वी शुड बैन, क्या मतलब है। पहले जो है कि जो हमारे देश के जो शासनाध्यक्ष हैं वो अगर कुछ कहें तो बात होगी, क्योंकि वो जानते हैं इसमें अपना भी घाटा है। ऐसे आयातक, सिस्टम इंटीग्रेटर, असेंबलर्स केवल विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और वे भारत में अनुसंधान और विकास में निवेश करने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी कंपनियां उन कुछ भारतीय कंपनियों का फ़ायदा उठाती हैं जिन्हें भारत में विनिर्माण कंपनियों को नीति और नौकरशाही के रवैये के कारण घाटा होता है, जो केवल असली विनिर्माताओं और व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा यह आवश्यक है कि वर्तमान सार्वजनिक क्रय भारत में निर्माण को अधिमानता आदेश 2017 PPPMI आदेश के अनुसार प्राधिकारी सभी ICT उत्पादों के लिए अधिमान्य बाजार क्रय के घटकों को 100% तक बढ़ाएं। दरअसल भारत सरकार को एक संप्रभु रेटिंग की ज़रूरत है, जिसे ब्याज दरों और ऋणों को बनाए रखने या घटाने के लिए वरीयता दी जाती है। इससे सरकार और उद्योगों से ज़्यादा उधार मिलता है। रेटिंग एजेंसियों का काम निवेशकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों के जोखिम पर विश्वसनीयता सूचना देना है, लेकिन ये रेटिंग एजेंसियां भारत में वित्तीय कठिनाइयां बढ़ा रही हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पहले संशोधन अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर भारत इसी तरह की नीति बना सके और चीन तथा रूस की तरह स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा दे सके, तो इससे भारत को चीन से वित्तीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार 2017 में एक नीति लेकर आई थी जिसने केंद्र या राज्य सरकार पूरी तरह आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी परियोजना के लिए सार्वजनिक क्रय के लिए मदों की रणनीतिक सूची निर्दिष्ट की। अब मैं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव देता हूँ और यह आदेश दें कि 1 अप्रैल 2021 से देश में निर्मित सभी वस्तुओं की खरीदारी 100% होगी। एक साथ इन्हें परिवर्तनों से व्यापक संख्या में नौकरी का सृजन होगा, अरबों डॉलर विदेशी पूंजी का बचत होगा और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित पूंजी संग्रह में बढ़ोतरी होगी। तो अपने विचारों के माध्यम से ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप सोचते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो दिमाग है एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रसार होता है। एक तरह से ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर करें, कभी कभार कुछ विषयों पर खुलकर सोचिए, एक जगह शांत बैठें और अपने जो ध्यान है उसे खुला रखें, सोच को खुला छोड़ें, सोचें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।